अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं और वहाँ पर सेटलमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं और यूरोप के बेस्ट, सेफेस्ट और हैप्पीएस्ट कंट्री का इंतखाब चाहते हैं तो मैं आपको फिनलैंड का मशवरा दूंगी। पाकिस्तान से स्टूडेंट वीज़ा पे फिनलैंड जाने के लिए कंप्लीट और गारंटेड रोड मैप अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो में आपके लिए 2026 के स्टूडेंट वीज़ाज की कंप्लीट गाइडलाइन मैं आपको दूंगी। इसमें मैं बात करूंगी फिनलैंड में मौजूद यूनिवर्सिटीज़ पे, यूनिवर्सिटी में होने वाले एडमिशन्स पे, वहाँ की एवरेज ट्यूशन फ़ी पे, जब वीज़ा अप्लाई करना है तो रेजिडेंस परमिट कैसे कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके लिए चाहिए, टोटल कॉस्ट क्या है पाकिस्तान से फिनलैंड ट्रैवल करने की स्टूडेंट वीज़ा पे, स्कॉलरशिप्स आपको कैसे मिल सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट आपको कितनी चाहिए, अगर आप स्पाउस वीज़ा पे जा रहे हैं तो क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, और टॉप 7 कंसल्टेंट्स आपको वीज़ा फाइल करने में और एडमिशन वगैरह लेने में किस तरह हेल्प कर। इसलिए आप फिनलैंड में स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिए। चलते हैं हम वीडियो की तरफ। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फिनलैंड आपको क्यों कंसीडर करना है, क्योंकि आप अपने स्पाउस के साथ, अपने किड्स के साथ फ्लाई करना चाहते हैं और यूरोप के अच्छे कंट्री में जाना चाहते हैं जहाँ पे आप सेफ भी हो, आपकी अर्निंग भी अच्छी हो और आपके लिए सेटलमेंट के चांसेस भी हाई हो, और सबसे बढ़कर एजुकेशन लेवल जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड ना हो। जी हाँ, फिनलैंड में बेस्ट हायर एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं ऑल ओवर द यूरोप। ये बेस्ट कंट्री है जहाँ पर आप सेफेस्ट हैं, नो क्राइम रिकॉर्ड है यहाँ पर, इंग्लिश यहाँ पर फ्रीक्वेंटली बोली जाती है और समझी जाती है, और यहाँ पर एक वास्ट रेंज है वेजेस की, जैसे कि 7 यूरोज से लेकर 14-15 यूरोज तक आपको पर आवर मिलते हैं। डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर और आपकी वर्क जॉब लेवल्स पर। फिनलैंड में मौजूद यूनिवर्सिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। चीदा यूनिवर्सिटीज के नाम आपको बताऊंगी, टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी जो पूरे यूरोप में अपनी अहमियत रखती हैं। मिसाल के तौर पर ऑल्टो यूनिवर्सिटी फिनलैंड में है, हेलसिंकी यूनिवर्सिटी फिनलैंड में है, टाम्परे यूनिवर्सिटी फिनलैंड में है, टर्कू यूनिवर्सिटी फिनलैंड में है, XAMK है, जुवास्का है, बहुत सी और यूनिवर्सिटीज हैं। ये चीदा वो यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जा चुके हैं और वहाँ पर बड़ी अच्छी स्कॉलरशिप ऑफर्स के साथ वहाँ पर पहुंचे हैं। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर टॉप 7 कंसल्टेंट्स से आप अप्लाई करवा सकते हैं। देन अगर हम बात करें कि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कब खुलने वाले हैं, तो 2026 की सितंबर इनटेक 1 जनवरी से यानी जो ज्वाइंट पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो सेपरेट एप्लीकेशंस भी ऑफर करेंगी। आप सेपरेटली भी हर यूनिवर्सिटी में अपना मखसूस सब्जेक्ट देखकर वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और ज्वाइंट पोर्टल का फायदा ये होगा कि आपको एक एप्लीकेशन फी में 6-7 ऑप्शंस मिल जाती हैं, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं एक साथ, एक ही डेडलाइन को कंसीडर करते हुए, और आपको बाकायदा एक मार्जिन दिया जाता है कि इस डेट तक आप इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस जमा कराएं, इस डेट तक आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराएं और इस डेट तक आपका इंटरव्यू होगा। बड़ी वेल प्लान्ड जो है वो उनका एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अकॉर्डिंग आप एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में एक ही एप्लीकेशन फी में टारगेट कर लेते हो। ट्यूशन फी की अगर हम बात करें तो वहां पर एवरेज ट्यूशन फी फिनलैंड में जो है वो 10,000 यूरोज से लेकर 15,000 यूरोज तक है। फिनलैंड में डेली वेजेस भी अच्छे हैं, दैट्स वाई वहां पर आपको 10,000 यूरो से लेकर 15,000 यूरो तक सालाना फीस पे करना होती है। और लकीली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप्स ऑफर होते हैं जिसमें 0 फी पर भी हमारे बच्चे गए हैं, मतलब 100% स्कॉलरशिप भी उनको लगा है। डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है, क्या आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं या नहीं करते। वहां पर आपको स्कॉलरशिप्स 100% भी ऑफर होते हैं, 50% भी ऑफर होते हैं, 75% स्कॉलरशिप्स भी ऑफर होते हैं और 30% स्कॉलरशिप्स भी ऑफर होते हैं। और एक स्कॉलरशिप ऐसा होता है जिसका नाम है अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप, यानी आपको एक टाइम लाइन दे दी जाती है कि अगर आप इस वक्त तक, यानी जिस दिन आपका ऑफर लेटर आपको रिसीव हुआ है उसके कोई 15, 20 या 30 दिन तक मखसूस एक टाइम लाइन दी जाती है, तब तक अगर आप यूनिवर्सिटी की फी जमा कराते हो तो आपको इतने 1,000 यूरो जो है वो वेव ऑफ हो जाएगा। वो आपको एज अ अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप मिलेगा कि आपने पहले एडमिशन लिया और पहले आने वाले स्टूडेंट्स में से आप हैं। तो ये भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। जो बच्चे टाइम पे अप्लाई करते हैं और टाइम पे फीस पे करते हैं, अपना उन्होंने बजट पहले से डिफाइन करके रखा होता है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि उनको दूसरे स्कॉलरशिप्स तो मिलने ही मिलने हैं, साथ में अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप का भी फायदा होता है। हमसे ज्यादातर जो है वो लोग अप्लाई करवाते हैं स्पाउस केसेस वाले, और हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं कि लोग 100% स्कॉलरशिप पर भी गए हैं। हमारे स्टूडेंट्स जो है वो 50% स्कॉलरशिप्स पर भी गए हैं जी। उसके बाद आता है जी आपको ट्यूशन फी जो है वो जमा करानी। जाहिर सी बात है, जब आपका ऑफर लेटर आता है उसके बाद आपने ट्यूशन फी जमा करानी होती है। आपको मखसूस टाइम मिलता है, आप अपने बैंक अकाउंट के थ्रू ट्यूशन फी जमा कराते हो और फिर आपके पास ऑप्शन होती है जी अब आपने वीजा फाइल करना है। तो रेजिडेंस परमिट फाइल करने की बड़ी ट्रिक्स हैं, बड़ी उसको मद्देनजर रखना होता है हर चीज को कि आपने कैसे फाइल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने साथ अटैच करने हैं। और हम आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पे ये मशवरा देते हैं कि जैसे ही आपका ऑफर लेटर रिसीव होता है, आप अपने आप को वीजा की जो अपॉइंटमेंट होती है
उसकी वेटिंग लिस्ट में रजिस्टर करवा लीजिए ताकि आपको वक्त रहते अपॉइंटमेंट मिल जाए और आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े कि आपने अभी फीस जमा करानी है और आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, उसके बाद मैं जो है ना, वो स्टूडेंट्स अक्सर सोचते हैं कि उसके बाद मैं अपॉइंटमेंट ले लूंगा, तो ये एक अच्छी अप्रोच नहीं होती है। आपको अपॉइंटमेंट पहले से ही बुक करा लेनी होती है, आपको यानी वेटिंग लिस्ट में अपने आपको रजिस्टर करा लेना होता है। फिर जैसे अपॉइंटमेंट अवेलेबल होती है, स्लॉट अवेलेबल होती है, आपको ईमेल आती है, आपने उसको फिर बुक करना होता है जी। तो रेजिडेंस परमिट की अगर हम बात करें तो रेजिडेंस परमिट ऑब्वियसली जितने लोग जा रहे हैं, यानी आप अगर मेन एप्लीकेंट हैं, आपके साथ आपका स्पाउस है, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, तो उन सबका रेजिडेंस परमिट फिल होगा। रेजिडेंस परमिट बेसिकली मिग्री फॉर्म है, एंटर फिनलैंड वेबसाइट पे ये होता है। आपने वीजा फाइल करना है तो रेजिडेंस परमिट फाइल करना जरूरी है। इसके साथ आपने जो है वो डॉक्यूमेंटेशन भी तैयार करनी होती है। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको रेजिडेंस परमिट के यूनिवर्सिटी रिलीज करके देती है, अकोमोडेशन आपने फाइंड आउट करनी होती है, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आपने खुद करवानी होती है। उसके अलावा आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड्स, ये सब और अपने स्पॉन्सर्स की डिटेल्स, ये सब चीजें आपने वेल मैनेज करनी होती हैं। अगर आपकी ये चीजें ट्रू हैं और ऑलरेडी मैनेज्ड हैं तो आप ये प्रोसेस खुद करें, हम आपको रिकमेंड करते हैं। अदरवाइज अगर आपको इनमें से किसी चीज का नहीं पता, आप अलिफ बे नहीं जानते हो वीजा फाइल करने की, तो आप डेफिनेटली वेल एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट के पास जाइए और अपना केस उन्हें दीजिए और उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए, क्योंकि उनके पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। रेजिडेंस परमिट जब आप अपना फिल करवा देते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट साथ लगाते हैं, तो ज्यादातर फिनलैंड की यूनिवर्सिटी आपसे जब भी उनको किसी डॉक्यूमेंट की समझ नहीं आती या उन्हें कहीं पर एम्बिगुइटी नजर आती है तो आपसे डेफिशिएंसीज मांगते हैं। डेफिशिएंसीज आपने क्लियर करनी है, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। आपके स्पाउस के लिए वो आपको कुछ क्वेश्चनेयर्स देंगे, आपकी शादी का, आपकी लिविंग रिलेशनशिप का प्रूफ मांगेंगे, वो किसी भी सूरत में हो सकता है, और आपको जो है वो इन तमाम चीजों के लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना होगा पहले से ही। और एक और चीज, आपका अगर कोई पास्ट रिलेशनशिप है, यानी आपकी पहले भी शादी हुई थी या आपके स्पाउस की पहले से शादी हुई थी, तो उनकी भी डिटेल्स वो मांगेंगे, आपने कुछ भी हाइड नहीं करना। फिर अगर आपके बच्चे आपके साथ जा रहे हैं तो आप इस चीज के लिए भी रेडी रहिए कि आपका डीएनए टेस्ट भी होगा। मेन एप्लीकेंट की मैं बात कर रही हूँ। समटाइम्स स्टूडेंट्स पैनिक हो जाते हैं कि ये हमारा डीएनए टेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों ब्लड ले रहे हैं, सैंपल्स क्यों ले रहे हैं। वो इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि आपने अपने साथ साथ अपनी फैमिली, अपने बच्चों का भी रेजिडेंस परमिट जमा कराया हुआ है और आपसे वो आपका ब्लड सैंपल डेफिनेटली लेंगे ताकि आप किसी और के बच्चे को अपना बच्चा शो करवा के बाहर ना जा सके। उसके बाद हम बात करते हैं जी टोटल कॉस्ट की, कि आपको ए टू जी कॉस्ट कितनी बेयर करनी पड़ती है। सबसे पहले आप अपने कंसल्टेंट की फी कंसीडर कीजिए जो आपने उनको देनी है। अगर आप इतने लायक हैं कि आप अपना तमाम ए टू जी काम खुद कर सकते हैं तो आप उसको माइनस कर सकते हैं। टॉप 7 कंसल्टेंट्स की टोटल फी जो है वो सिंगल कैंडिडेट के लिए 1000 यूरोज है, और अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका भी सारा काम करना होता है, तो 1500 यूरोज जो है वो टोटल टॉप 7 कंसल्टेंट्स की कंसल्टेंसी फी है जी। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फी देनी होती है, लगभग 100 यूरोज होगी वो। एप्लीकेशन फी के बाद जो है दूसरा आपका खर्चा जो है, जो आपने मद्देनजर रखना है, वो है आपकी कतर वीएफएस की फी। कतर में आपने जाना है अपने फिंगरप्रिंट्स देने के लिए, वहां की वीएफएस की बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट की फी देनी है, वो 22 यूरोज है। उसके बाद आपका कतर का ट्रैवल, यानी वहां का वीजा, वहां का रेजिडेंस, वहां की एयर टिकट, रिटर्न टिकट, यानी ये तकरीबन 3 से 4 लाख आपके पाकिस्तानी रुपीस बनेंगे, ये आपने जहन में रखने हैं। कॉस्ट का जो मेजर पोर्शन होता है वो आपकी ट्यूशन फी पर डिपेंड करता है कि आपकी ट्यूशन फी 10,000 यूरोज है, उस हिसाब से आप ऐड कीजिए। क्या आपकी ट्यूशन फी 5,000 यूरोज है, उस हिसाब से ऐड कीजिए। 8 है, 9 है या है ही नहीं, तो आप उस हिसाब से अपना बजट जो है वो कर सकते हैं कैलकुलेट। देन आपके डॉक्यूमेंट्स के टेस्टेशन की फी अगर हम बात करें तो वो तकरीबन पाकिस्तानी 25 से 30,000 रुपए लगते हैं। आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आईबीसीसी मोफा, एचईसी मोफा से टेस्ट करवाने की जो फी है जी। टोटल बजट की अगर हम बात करें, अगर आपका कोई भी स्कॉलरशिप नहीं है तो आपकी 30 से 35 लाख मेन एप्लीकेंट की जो है वो पूरी की पूरी प्रोसेस की कॉस्ट होगी, और अगर आप अपने स्पाउस के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इससे ज्यादा कोई 10-15 लाख ऊपर आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आपकी ट्यूशन फी बहुत कम है, उस हिसाब से आपकी जो अमाउंट है वो मेन 30 से 35 लाख जो मैंने आपको बजट बताया उससे कम होती जाएगी, क्योंकि मेजर पोर्शन आपकी ट्यूशन फी जो है वही बनाती है। डिपेंड करता है कोई स्कॉलरशिप लेने से पहले अपनी प्रोफाइल पर, अपने वर्क एक्सपीरियंस पर, अपनी स्किल्स पर जो है वो तवज्जो दें कि आप, और अपनी आइल्स की स्किल्स पर कि आप कितना अपने आप को इस काबिल समझते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस हिसाब से आपने देखना है जी। अब जो मेन पोर्शन है स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट आपको मेन एप्लीकेंट को तकरीबन पाकिस्तानी 35 लाख रुपए की चाहिए, और उनके स्पाउस को भी तकरीबन 30 लाख की स्टेटमेंट चाहिए, पहले बच्चे को तकरीबन 25 लाख की, और आगे जितने भी बच्चे हैं 5-5, 10-10 लाख का फर्क पड़ता जाएगा। तो आपको ये तमाम चीजें जो हैं ये वीजा फाइल करने से पहले अपने कंसल्टेंट से हर चीज पहले से आपको अवेयरनेस ले लेनी चाहिए, ताकि जैसे ही आप अपना वीजा अप्लाई करें साथ ही साथ अपनी स्टेटमेंट मेंटेन करनी शुरू कर दें, प्रूफ ऑफ फंड्स मेंटेन करने शुरू कर दें। आपको अपनी स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा अहमियत देनी है, उसी की बेस पर आपका वीजा जो है वो इशू होगा, आपका रेजिडेंस परमिट इशू होगा। अगर आपकी स्टेटमेंट में कोई झोल है, आपके प्रूफ्स में कोई झोल है, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, आपका एम्बेसी में डिक्लेरेशन करनी है तो आपने बड़ी सोच समझ के डिक्लेरेशन करनी है, कहीं आपकी बातों में और आपके डॉक्यूमेंट्स में तजाद ना हो, तो फिर आपको वीजा मिलेगा, अदरवाइज आपको वीजा मिलने के चांसेस कम है। और एक बात याद रखिए, मेन एप्लीकेंट के अकाउंट में ही उसकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और वो ट्रांसफर भी आपके स्पॉन्सर के अकाउंट से हुई भी हो, तो ये दोनों चीजें आपने जो है वो उनका खास ख्याल रखना है। तो एंड पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि टॉप 7 कंसल्टेंट्स
कंसल्टेंट्स आपका वीज़ा फाइल करने में, आपका एडमिशन लेकर देने में कैसे आपको हेल्प आउट करते हैं। सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल इवेलुएट कराते हैं हमारी वेल एक्सपीरियंस्ड काउंसलर टीम से। उसके बाद आप साइन अप करते हैं, आपको मैनेजिंग डायरेक्टर के पास भेजा जाता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कराई जाती है मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से। आपका पूरा केस समझने के बाद आपको हर चीज़ से आगाह किया जाता है कि आप इस तरह अपनी स्टेटमेंट मेंटेन करना शुरू करेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। आपको सारी चीज़ें पहले से बताई जाती हैं ताकि आपका एंड टाइम पे कोई आपको प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। और साथ ही साथ आपका जो है वो एडमिशन अप्लाई कराया जाता है। एडमिशन इंचार्ज आपको आपके रेलेवेंट लिंक्स भेजती हैं। उन लिंक्स के अंदर जो सारी आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्लस जो डाटा की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो सारी की सारी आपको बताती हैं। आपको बाकायदा लिंक्स शेयर किए जाते हैं ताकि आप उन्हें देखें, समझें कहाँ, कब और कैसे अप्लाई करना है। और फिर हमारी टीम जो है वो एडमिशन अप्लाई करती है, आपको इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है, बाकायदा मॉक्स लिए जाते हैं। देन आपका मोटिवेशन लेटर भी हमारी टीम ही लिखती है, आपकी यूरोप पास सीवी भी हमारी टीम ही लिखती है। बड़ी एक्सपीरियंस्ड हमारे पास टीम है। और उसके बाद जो है वो आपका जैसे ही ऑफर लेटर आता है देन आपको दोबारा मैनेजिंग डायरेक्टर के पास भेजा जाता है ताकि आपकी स्टेटमेंट के तमाम तर डॉक्यूमेंट्स और जो प्रूफ्स हैं वो इकट्ठे किए जाएं, वो बाकायदा उनकी एक फाइल तैयार कराई जाती है। फिर आपका साथ ही साथ वीजा का प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया जाता है। वीजा फाइलिंग ऑफिसर जो है वो आपको अलॉट होता है टॉप 7 कंसल्टेंट्स की तरफ से, वो आपको तमाम तर चीजें बताता है। मैनेजिंग डायरेक्टर आपको स्टेटमेंट वगैरह के बारे में सब कुछ बताती है। देन आपका जो है वो पूरा एक केस बड़ा वेल प्रिपेयर करा के देन एम्बेसी में उसको पेश किया जाता है। और अगर वहां से कोई आपसे कोई डॉक्यूमेंटेशन या कोई डेफिशिएंसी मांगी जाती है उसको भी बड़े वेल एक्सपीरियंस्ड वे से देखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने मांगा है बड़ी सोच समझ के अपने पुराने एक्सपीरियंस को बरोकार लाते हुए आपका बेहतरीन जो है वो रिप्लाई दिया जाता है ताकि आपका वीजा इशू हो सके। समटाइम्स आपको एम्बेसी का डिसीजन आने में वेट करना पड़ता है। फिर आपकी कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी और एम्बेसी दोनों के साथ बार बार की जाती है। टॉप 7 कंसल्टेंट्स के ही नुमाइंदे वो करते हैं, तो आपकी ही ईमेल यूज हुई होती है, आपको जाहिर सी बात है सारा इन्फॉर्मेशन होती है कि इस टाइम क्या काम हो रहा है। तो हम A to Z कंप्लीट स्टेप्स पे गाइडलाइंस देते हैं, आपको आगाह किया जाता है ये डॉक्यूमेंट इसलिए चाहिए, ये काम इसलिए करना है आपने, आपकी बाकायदा बड़ी अच्छी तैयारी कराई जाती है, आपको सारी गाइडलाइंस दी जाती हैं और मेक श्योर किया जाता है कि आपका वीजा इन टाइम आपके पास पहुंचे। थैंक यू सो मच।